वेलकम टू और वनडे एग्जाम क्लासेस। देखिए आज है 25 अगस्त और आज की डेट में आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का प्रथम शिफ्ट का पेपर समाप्त हो गया है। तो प्रथम शिफ्ट के आपको आंसर की कराने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम आपको हिंदी का सेक्शन कराएंगे। इसमें जितने भी आपको उत्तर बताए जाएंगे वो 100% सही उत्तर होंगे। आप कहीं से भी इसे मिला सकते हैं। तो हिंदी के प्रश्न हमारे शुरुआत होते हैं 58 नंबर क्वेश्चन से, जिसमें आपसे पूछा गया था लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द क्या होगा। तो लक्ष्य के कई अर्थ होते हैं, जैसे लक्ष्य का अर्थ होता है उद्देश्य, निशाना भी होता है। तो निशाना आपके ऑप्शन में रखा गया था, सही ऑप्शन होगा इसका डी वाला। 59 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था नागर शब्द का पर्यायवाची आपको बताना था। नागर पूछा गया था, नगर नहीं पूछा गया था। तो नागर का पर्यायवाची होगा चतुर, सही ऑप्शन होगा बी वाला। 60 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था माला फेरत जुग भया और फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर। इसमें आपसे अलंकार पूछा गया था। देखिए यहाँ पर मन का 2 बार प्रयोग किया गया है, और अगर 2 बार प्रयोग किया गया है और 2 अर्थों में प्रयोग किया जाए तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। आपने पढ़ा होगा कनक कनकते सौगुनी माँ दक्ता अधिकाय, जो खाए बौराए जग और जो पाए बौराए। तो कनक कनक के 2 अर्थ हैं। पहले का अर्थ वहाँ पर धतूरा था और दूसरे का अर्थ सोना था। उसी प्रकार से मन का यहाँ पर 2 बार प्रयोग किया गया है। प्रथम का अर्थ हृदय है और दूसरे का अर्थ जो है माला की मोती है। तो यहाँ पर भी यमक अलंकार होगा। 61 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था किसी की सहायता करने वाला, उसके लिए एक शब्द आपको बताना है। सही अर्थ होगा किसी की सहायता करने वाला सहायक होता है, डी वाला ऑप्शन सही होगा। सहृदय तो होगा नहीं। सहचर मतलब होता है साथ में काम करने वाला। सहकार मतलब होता है साथ मिलकर काम करने वाला। ठीक है, तो इसका डी वाला ऑप्शन सही होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और पहली बार चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे की वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके, और नोटिफिकेशन बेल को आप लोग ऑन कर लीजिएगा। 62 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया किस वाक्य में करण कारक का प्रयोग किया गया है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप देखेंगे तो सी वाला ऑप्शन जो है साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है। तो यहाँ पर से का प्रयोग किया गया है, अलगाव के लिए नहीं है, इसलिए यहाँ पर करण कारक होगा सी वाले ऑप्शन में। 63 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था अंतर्निहित शब्द में संधि विच्छेद आपको बतानी है। अंतर्निहित, अगर आप इसे संधि विच्छेद में करेंगे तो क्या बनेगा, अंतः प्लस निहित। ठीक है, अंतः प्लस निहित बनेगा, जो कि अगर विसर्ग संधि में आप पढ़ते होंगे तो पुनः प्लस अंत में अगर विसर्ग लगा होता है तो विसर्ग का रा हो जाता है। जैसे पुनः प्लस जन्म में पुनर्जन्म हो जाता है, उसी प्रकार से अंतः प्लस निहित में अंतर्निहित हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी वाला ऑप्शन। 64 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था हिंदी साहित्य एकेडमी की ओर से हर साल सलाका सम्मान पुरस्कार दिया जाता है, वो किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो सलाका सम्मान पुरस्कार दिया जाता है हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए। ये तो आप ऑप्शन देखकर ही समझ सकते थे। इसकी शुरुआत हुई थी 1986 और 1987 के बीच में। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था क्रोध किस रस का स्थायी भाव है। तो क्रोध हमारा रौद्र रस का स्थायी भाव है। अगर हम भयानक रस की बात करेंगे तो भय होता है, वीर रस की बात करेंगे तो उत्साह होता है, विभत्स रस की बात करेंगे तो घृणा होता है उसके स्थायी भाव। ठीक है, तो रौद्र का क्रोध होगा। 66 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था हिंदी में मैं का बहुवचन क्या होता है। हिंदी में 2 ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में 3 होते हैं। तो मैं का बहुवचन जो होगा वो हम होगा, सही ऑप्शन होगा डी वाला ऑप्शन। विरोध करना के लिए आपको सही मुहावरा बताना था। विरोध करना मतलब कि अगर आपने सर उठा दिया तो विरोध करना हो गया। ठीक है, सही ऑप्शन होगा बी वाला ऑप्शन। स्रोत 68 नंबर में देखिए, स्रोत और स्रोत, इसने लिख जरूर स्रोत को 2 बार उसी प्रकार से दिया है। इसमें आप लोग कंप्लेन कर सकते थे कि स्रोत दोनों प्रकार से, पहला स्रोत तो मान लीजिए सही है, और दूसरे स्रोत को अगर इसको लिखना था तो इस प्रकार से लिखता, ताकि समझने में आसानी होती। अभी तो ये दोनों स्रोत तो एक जैसे लग रहे हैं, तो दोनों के अर्थ भी एक होने चाहिए, लेकिन ये भिन्नार्थक में होता है। तो यहाँ पर स्रोत और स्रोत थोड़ा बोलने में अंतर है और लिखने भी अंतर है। तो सही युग्म जो होगा वो होगा उद्गम और स्तुति। स्रोत मतलब उद्गम होता है, और एक स्रोत का अर्थ जो मैंने इस प्रकार से लिखा है उसका होता है स्तुति। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 69 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था अली और अली, एक में छोटी ली है एक में बड़ी ली है, तो अर्थ आपको बताना है। तो जो
जिसमें बड़ी ई की मात्रा लगी वो सखी की तरफ जाएगा। इस प्रकार से आपको याद करना था। तो भौरा और सखी, इसमें सखी भौरा अलग अलग करने का, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में आपसे गलती कराया है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ऑप्शन में भौरा सखी जहाँ में मिलेगा हम सही कर देंगे, लेकिन सखी और भौरा और सखी को में भी आपसे कंफ्यूज करा सकता है। इस प्रकार की आपको तैयारी करके चलनी है। नेक्स्ट देखिए 70 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, पुस्तक पढ़ी जाती है। अब कई लोग सोचते हैं कि अगर जाति ही लग गया तो हम उसमें भाववाद सही कर देंगे, जैसा कि इस प्रश्न पत्र वाले ने किया है, जो कि इसका गलत आंसर होगा। पुस्तक कर्म है तो यहाँ पर कर्मवाच्य होगा। ठीक है, पुस्तक पढ़ी जाती है तो कर्मवाच्य होगा, यहाँ पर कर्म के द्वारा क्रिया कराई जा रही है। 71 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कौन सा शब्द जो है तत्सम नहीं है। तत्सम नहीं है मतलब कि आपसे तद्भव पूछ रहा है। ठीक है, तो तद्भव आपको बताना है इसमें से कौन सा है। देखिए नग्न का अगर हम बात करेंगे तद्भव में आपसे पूछ रहा है, तत्सम नहीं है मतलब कि आपको तद्भव बताना है। 3 इसमें संस्कृत वाले होंगे, 1 आपका इसमें हिंदी वाला होगा। तो नग्न तो संस्कृत का है, क्षमा भी संस्कृत की है। नख, नख मतलब नाखून होता है, और यहाँ पर नेह जो है वो तद्भव है। नेह का अगर हम तत्सम करेंगे तो वो बनता है स्नेह। ठीक है, तो इससे स्नेह तत्सम होगा। और आपसे पूछा है कि तत्सम नहीं है तो नेह जो है वो तद्भव है और स्नेह जो है वो तत्सम है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, डी वाला। ठीक है, सोच समझ के आपको इसमें करना था। 72 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि जो महंत जी को अध्यात्म का अच्छा ज्ञान है, तो अध्यात्म की जगह पर आप क्या रख सकते हैं, प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो अध्यात्म में बड़ा आ नहीं होता है, छोटा आ होता है, तो अध्यात्म होता है इस प्रकार से। तो जहाँ पर छोटा आ हो वहाँ पर आप सही कर दीजिएगा। देखिए महंत जी को अध्यात्म का अच्छा ज्ञान है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा इसका ए वाला। बाकी में देखिए अध्यात्म लिखा है, अध्यात्म लिखा है और अध्यात्म लिखा है, तो ये तीनों गलत हो जाएंगे। सही ऑप्शन होगा ए वाला ऑप्शन। 73 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि शुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है। शुद्ध वाक्य का चयन करना है तो इसमें अशुद्ध भी आपको आना चाहिए कि अशुद्ध क्या हो सकता है। निरपराधी नहीं होता है, निरअपराध होता है, इस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, निरपराध, तो ये पहला गलत हो गया। इसके बाद सी को देख लेते हैं। पैतृक इस प्रकार से नहीं लिखा जाता, पैतृक ऐसे लिखा जाता है ये, तो सी भी हमारा गलत हो गया। इसके बाद डी को देख लेते हैं। आधीन नहीं होता है, आधीन होता है, तो डी भी हमारा गलत हो गया। तो सही ऑप्शन होगा बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, तो बी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए हमारा 74 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, गमही शब्द है, तो गमही एक प्रकार का तत्सम शब्द है। कपाल का पर्यायवाची पूछा गया था, कपाल का होता है माथा होता है, सही ऑप्शन होगा हमारा सी नंबर। ललाट भी होता है, मस्तक भी होता है, माथा भी होता है, तो माथा मिल रहा है। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताएगा उसे हम लोग विशेषण कहेंगे। कमर टूटना मतलब होता है कि निराश हो जाना, थक कर चूर हो जाना, असहाय हो जाना, तो सही ऑप्शन होगा डी वाला। एसड़ा का अर्थ आपसे पूछा गया था, कुछ चीज़ें इसमें आपसे नहीं पूछी गई थी, तो एसड़ा का अर्थ क्या होगा। एसड़ा का अर्थ होता है अभिलाषा, ए वाला ऑप्शन सही होगा। विद्वान का स्त्रीलिंग पूछा गया था, विद्वान पुरुषों के लिए प्रयोग किया जाता है और विदुषी जो है स्त्रियों के लिए प्रयोग किया जाता है, तो विदुषी इसका सही ऑप्शन होगा। 80 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि उचित आपको विराम चिन्ह लगाना है। जैसे ओह का आप प्रयोग करेंगे तो उसमें आप विस्मयादि विबोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, ए वाले ऑप्शन सही हो जाएगा। 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया था, तो 2020 का भी पूछा गया, तो 21 का आप लोग याद करके चलिएगा। 2020 का था 56वां, जो कि असमिया के लेखक थे नीलमणि फूकन, सही ऑप्शन होगा बी वाला। ठीक है, 21वां ये भी याद कर लीजिएगा, मतलब 57वां जो 2021 से मिला है। कोंकणी भाषा के लिए दामोदर मौजो को मिला है। ठीक है, तो एक प्रकार से आप लोग याद कर लीजिएगा नेक्स्ट पेपर के लिए, दामोदर मौजे 57वां 2021 का। 82 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, चूड़ी अच्छी थी में कौन सी क्रिया है, तो थी में जो क्रिया होगी वो योजक क्रिया होगी, डी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 83 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला उपसर्ग जो है बद,
ये किस भाषा का है। जैसे बदनाम आप बोलते हैं, बदतमीज बोलते हैं, बदसूरत बोलते हैं, तो बद जो आगे लग गया ये किस भाषा का है। तो बद जो है वो उर्दू फारसी भाषा का है। बी वाला ऑप्शन जो होगा वो सही ऑप्शन होगा। 84 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन है। तो आत्मनिर्भरता के निबंध के रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट। सही ऑप्शन होगा ए वाला। दिए गए विकल्पों में कौन सा जोड़ा समश्रुत भिन्नार्थक नहीं है, मतलब सुनने में एक जैसा लगे लेकिन अर्थ उसके अलग अलग हों। तो अणु और अनु एक जैसे आपको थोड़ा थोड़ा बोलने में और सुनने में लग रहे हैं। अनिल, अनल, उभय, अभय, तो अंत और आरंभ जो होगा ये समश्रुत में नहीं आते हैं। ठीक है, अंत और आरंभ ये तो सुनने में बिल्कुल अलग लग रहे हैं, तो सही ऑप्शन होगा बी वाला। 86 नंबर में पूछा गया था जल में समाधि, मतलब जल समाधि में आपसे समास पूछा जा रहा है। तो जल में समाधि उसने विग्रह भी कर दिया आपके सामने, तो विग्रह से आपको मालूम चल गया कि यहाँ पर अधिकरण कारक होगा, तो तत्पुरुष समास को आपको सही करना है। में पेपर बीच में आ ही रहा है, तो सही ऑप्शन होगा सी वाला। 87 नंबर है बोलने दो चीड़ को किसकी काव्य कृति है। तो ये है नरेश मेहता की। सही ऑप्शन होगा इसका ए वाला ऑप्शन। 88 नंबर क्वेश्चन है द्विज के अनेकार्थी शब्दों में कौन सा शब्द नहीं आता है। द्विज के कई अर्थ होते हैं, जैसे ब्राह्मण होता है, पक्षी होता है, दांत होता है, गणेश होता है। तो कौन सा आपको इसमें अलग दिख रहा है। विदेह, विदेह नहीं होता। विदेह कामदेव में जब आप पढ़ेंगे अनेकार्थी तो उसमें मिलेगा अचेत, कामदेव। तो विदेह जो होगा वो नहीं आएगा। पक्षी हो गया, दांत हो गया, ब्राह्मण हो गया, गणेश हो गया, ये द्विज के अनेकार्थक शब्दों में आते हैं। बा उपसर्ग से बना आपको शब्द बताना है। तो अगर हम बा को हटा दें तो उसका जो और एक शब्द बचता है उसका अर्थ भी तो कुछ होना चाहिए। जैसे बा प्लस दौलत, तो दौलत का अर्थ है, तो यहाँ पर बा जो होगा वो उपसर्ग यहाँ पर लगा है। बर्दाश्त में बर होगा, इसमें बड़ा का होगा और इसमें बद होगा। तो बा सिर्फ आपसे पूछा गया था, तो ए वाले ऑप्शन इसमें सही ऑप्शन होगा। अब देखिए गद्यांश आपको यहाँ पर दिया गया है, गद्यांश को आपको पढ़ना है। जो लोग पेपर देकर आए हैं वे लोग तो पढ़ चुके होंगे, और जो लोग देने जा रहे हैं वे लोग वीडियो को रोक करके सबसे पहले ये गद्यांश आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि गद्यांश से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जा रहे हैं। तो इसको तो आपको तैयार करके चलना है, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई भी प्रश्न आप इसमें से गलत नहीं कर सकते हैं। गद्यांश में देखिए बात की गई है राजभाषा की और राष्ट्रभाषा की, जिसमें अंतर समझाया गया है। तो इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिए। हम लोग प्रश्नों की ओर चलते हैं। प्रश्न में आपसे पूछा गया था इस अनुच्छेद में सार में किस भाषा पर ज़्यादा जोर देने की बात कही गई है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि राष्ट्र की एक भाषा होनी चाहिए जो कि एक संपर्क भाषा होती है। तो हिंदी भाषा पर एक प्रकार से इस अनुच्छेद में जोर दिया जा रहा है। किस भारतीय भाषा को विश्व भाषा बनने की ज़्यादा संभावना है, क्योंकि हिंदी यहाँ पर भारत में ज़्यादा समझी जाती है, ज़्यादातर लोग बोलते भी हैं। तो हिंदी को विश्व भाषा बनने की ज़्यादा संभावना है, वही इसमें बताया भी जा रहा है। ठीक है, 92 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रभाषा के प्रमुख लक्षणों में से कौन सा व्यवहार नहीं है। तो राष्ट्रभाषा यहाँ पर देख लीजिए, अगर आप ऊपर पढ़ने जाएंगे तो राजभाषा का क्षेत्र सीमित होता है, और यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि क्षेत्र सीमित होता है राजभाषा का। तो ये राजभाषा का लक्षण है डी वाला। और आपसे पूछ रहा है राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा का व्यवहार नहीं है डी वाला, क्योंकि राष्ट्रभाषा क्षेत्र तक सीमित नहीं होती है। राष्ट्रभाषा जन सामान्य की भाषा होती है, सारे देश की संपर्क भाषा होती है, जनता की भावनात्मक एवं सांस्कृतिक भाषा है, लेकिन किसी क्षेत्र में सीमित जो भाषा होती है उसे हम लोग राजभाषा कहते हैं। इसलिए डी वाला व्यवहार नहीं है। नहीं हो को आपको विशेष तौर पर एग्जाम हॉल में देखना था। अब देखिए 93 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया था आपसे कि हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में किस वर्ष मान्यता प्राप्त हुई। तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा हमारी राजकीय भाषा बनी थी। तो सही ऑप्शन होगा बी वाला। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, अगर आप ऊपर पढ़ना नहीं आपको याद है तो यहाँ पर देख लीजिए। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता प्रदान की गई। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, बी वाला। ठीक है, 94 नंबर क्वेश्चन है, पूछा गया था इस अनुच्छेद का निम्नलिखित में से उचित अगर आप शीर्षक देना चाहेंगे तो राजभाषा और राष्ट्रभाषा के बीच में ये अंतर बता रहा है।
तो सही ऑप्शन होगा डी वाला ऑप्शन, राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा। तो यहाँ तक हमारा हिंदी का सेक्शन था। इसमें आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। जो लोग पेपर देने जा रहे हैं उन्होंने भी ट्राई किया होगा। किसी प्रश्न में अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। ज़्यादातर आपको प्रश्नों को उत्तर इसमें सही बताने का प्रयास किया गया है। हमने आपको बता ही दिया कि 4 से 5 क्वेश्चन इसमें नए पूछे जा रहे हैं जो कभी जल्दी आपने पढ़े नहीं होंगे, और 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो आपसे कंफ्यूज कराया जा रहा है। इसमें आप थोड़ी थोड़ी गलती करके एग्जाम में आए होंगे, उसे भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर एवरेज के रूप में देखें तो इन 36 क्वेश्चनों में आपके अगर सही होने की संभावना है तो 25 से 28 एक समान स्टूडेंट जो है इसमें सही कर सकता था। आपका कितना स्कोर हुआ इसे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। किसी प्रश्न में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कहिएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिएगा, और पहली बार चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।